नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। ममता बनर्जी की सेहत पर बड़ा अपडेट क्या है? ममता की चोट पर सियासी घमासान जारी है। टीएमसी आज चुनाव आयोग की दर पर पहुंचेगी। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का सुपर 22 प्लान क्या है? टॉप 9 में सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की। टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। चोट की वजह से कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत में सुधार है। आज सुबह 11 बजे ममता बनर्जी का एक और मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। 13 मार्च से ममता चुनाव प्रचार दोबारा शुरू कर देंगी। 13 को पुरुलिया और 14 मार्च को बांकुड़ा में ममता बनर्जी रैली करेंगी। ममता पर हुए कथित हमले के मामले में चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंप दी गई है। SP ईस्ट मिदनापुर ने ADG लॉ एंड ऑर्डर को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट में हमले का कोई सबूत नहीं है। रिपोर्ट में 15 चश्मदीदों के बयान दर्ज हैं। TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले चश्मदीदों से बात की थी। ममता को चोट कैसे लगी, इसे लेकर TMC और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। इस बीच TV9 भारतवर्ष ने उस गाड़ी का जायजा लिया जिसमें घटना के समय ममता सवार थी। गाड़ी में किसी तरह का कोई स्क्रैच दिखाई नहीं दिया। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री के घर के अंदर हूं और पुलिस का धक्का लगता है तो यहाँ पे कोई स्क्रैच होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे है, कोई स्क्रैच नहीं है। दिल्ली में आज TMC का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। इसी से ममता बनर्जी पर हुए हमले की शिकायत की जाएगी। TMC लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग के दखल और अधिकारियों के तबादले के बाद CM और सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर हमले को लेकर TMC आज मौन रैलियां करेगी। बंगाल के हर ब्लॉक में शाम 3 बजे से 5 बजे के बीच काले झंडे के साथ मौन जुलूस निकाला जाएगा। इस बीच TMC ने कहा है कि एक मुख्यमंत्री को चोट लगती है लेकिन देश के PM और गृह मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नंदीग्राम सीट से आज बतौर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले एक मेगा रैली भी होगी जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और बाबुल सुप्रियो भी मौजूद रहेंगे। शुभेंदु अधिकारी कई मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। कल भी शुभेंदु अधिकारी ने मंदिरों के दर्शन किए थे। बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए 22 नेताओं की तैनाती का प्लान तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन सभी के साथ बैठक करके पूरा प्लान तैयार किया है। पहले 2 फेज के लिए ये नेता जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मतदाताओं को पार्टी के समर्थन के लिए प्रेरित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही सियासी तापमान बढ़ने लगा है। बंगाल के चुनावी रण में अब संयुक्त किसान मोर्चा की भी एंट्री हो गई है। किसान मोर्चा ने आज से 14 मार्च तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में किसान पंचायत करने का ऐलान किया है। 13 मार्च को नंदीग्राम और 14 मार्च को सिंगूर में किसान महापंचायत होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है। साउथ परगना के फुलमांच इलाके में पुलिस की चौकसी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने यहाँ एक बंद दुकान से बमों से भरा बैग बरामद किया। हालांकि ये बैग किसने और किस मकसद से रखा था वो अभी साफ नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कांग्रेस को क्यों एक के बाद एक झटके लग रहे हैं? AGR की रिपोर्ट में क्या है बड़ा खुलासा? केरल के रण के लिए बीजेपी ने क्या बड़ी रणनीति तैयार की है? CM विजयन के लिए क्यों मुश्किलें बढ़ गई हैं? और तमिलनाडु में AIADMK को क्यों झटका लगा है? चुनाव और उनसे जुड़ी सियासत की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखें टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। चुनावी राज्यों में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर PM मोदी की तस्वीर नहीं होगी। चुनाव आयोग की आपत्ति के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने तस्वीर हटाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने फिल्टर के इस्तेमाल का सुझाव दिया था। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की एक शिकायत के बाद आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहा था। कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। हाल के दिनों में कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। ADR की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक 2016-2020 के दौरान हुए चुनाव के समय कांग्रेस के 170 विधायक दूसरे दल में शामिल हो गए, जबकि बीजेपी के सिर्फ 18 विधायकों ने दूसरी पार्टियों का दामन थामा है। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री V मुरलीधरन और प्रहलाद जोशी ने जिला नेताओं के साथ एक बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान डोर टू डोर कैंपेन को और मजबूती से आगे बढ़ाने के फॉर्मूले पर रणनीति बनाई गई। बैठक में राज्य अध्यक्ष के सुरेंद्रन भी मौजूद थे। केरल विधानसभा चुनाव में विजय पाने के लिए बीजेपी पूरे दमखम से चुनावी चक्रव्यूह बना रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और V मुरलीधरन ने कल त्रिशूर में कैथोलिक आर्क बिशप से मुलाकात की। केरल विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। माना जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी ईसाई मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में है। कांग्रेस ने केरल के CM पिनराई विजयन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस ने विजयन पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने कहा है कि विजयन ने 4 और 6 मार्च को मीडिया के सामने नए कार्यक्रमों और नीतियों की घोषणा की थी।
पुदुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, डीएमके, वीसीके और सीपीआई मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 15 सीटों पर, डीएमके 13 सीटों पर, वीसीके और सीपीआई एक-एक सीट पर अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। कांग्रेस ने साल 2016 विधानसभा चुनाव में कुल 15 सीटें जीती थीं। डीएमके के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने पुदुचेरी में सरकार बनाई थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके को झटका लगा है। सत्तूर से विधायक एमएसई राजवर्मन ने एएमएमके का दामन थाम लिया है। राजवर्मन टिकट नहीं दिए जाने पर एआईएडीएमके से नाराज थे। एएमएमके ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करके मैदान में उतरी है। 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव 6 अप्रैल को होंगे और मतों की गिनती 2 मई को की जाएगी। टिकट बंटवारे को लेकर एआईएडीएमके में विरोध बढ़ता जा रहा है। रामनाथपुरम सीट बीजेपी को देने पर नाराज कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी और पीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। एआईएडीएमके ने 171 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन फ्लाइंग दस्ता भी चौकस है। मदुरई नॉर्दर्न विधानसभा इलाके के रेलवे स्टेशन पर इलेक्शन फ्लाइंग टीम ने छापा मारा। छापे के दौरान 13.5 लाख कैश बरामद हुआ। ये पैसे किसके लिए और किस मकसद से लाए गए थे, पुलिस इसकी जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है। नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे होने पर पीएम मोदी आज करेंगे अमृत महोत्सव की शुरुआत। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को रवाना करेंगे पीएम मोदी। आजम के बहाने समाजवादी पार्टी की क्या है बड़ी सियासी रणनीति और कोरोना फिर क्यों डराने लगा है? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे जो कि दांडी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 75 किलोमीटर की पदयात्रा के पहले चरण का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव से संबंधित कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का उद्घाटन शाम 6 बजे होगा। इस आयोजन का समापन 19 मार्च को होगा। 8 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, वैश्विक प्रदर्शनी और व्यापार बैठक का आयोजन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि भारत अब एक लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। भारत की स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी खराब है। राहुल के ट्वीट पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि पश्चिमी देशों की नव साम्राज्यवादी ताकतों के लिए राहुल एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव आज आजम खान की रिहाई के लिए रामपुर में एक साइकिल रैली निकाल रहे हैं। ये साइकिल यात्रा 21 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बेवजह आजम खान को फंसाने का आरोप लगाया है। योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ 86 मुकदमे दर्ज किए हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध वीडियो में कांग्रेस की महिलाओं द्वारा ट्रैक्टर को धक्का लगाए जाने के खिलाफ था। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों में सबसे ज्यादा 86% मरीज हैं। करीब 60% से ज्यादा मामले केवल महाराष्ट्र में मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में इस साल किसी एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 22,000 से ज्यादा मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से वायरस को हल्के में नहीं लेने और सावधानी बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता आंकड़ा डराने लगा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसके साथ ही 24 घंटे में 57 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1,508 केस मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई। लातूर के एक हॉस्टल में 44 स्टूडेंट कोरोना संक्रमित पाए गए। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। केरल में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। मलप्पुरम की तस्वीर है, जहां विधायक पीवी अनवर के स्वागत के दौरान कोविड गाइडलाइंस का जमकर मखौल उड़ाया गया। एयरपोर्ट पर सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। ये T20 मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में मेहमान इंग्लैंड को पटखनी देने के बाद विराट कोहली एंड कंपनी के हौसले बुलंद हैं। अखिलेश यादव के सामने सपा कार्यकर्ताओं ने मीडिया के साथ कहां की बदसलूकी, कहां 2 गुट आपस में भिड़ गए। आग ने कहां बरपाया कहर और कहां एवलॉन्च से डरे लोग। राज्यों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। सवाल हमसे पूछ रहे हो, सवाल कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए पूछ लिया करो। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा कार्यकर्ताओं ने मीडिया के साथ जमकर बदसलूकी की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मीडिया के ऊपर टूट पड़े और अखिलेश यादव मूक दर्शक बने रहे। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ।
राजस्थान के जोधपुर की ये तस्वीर है जहां दो गुट आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों गुटों के बीच टकराव किन वजहों से हुआ, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चेन्नई में सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की फ्लाइंग स्क्वाड ने 5.5 किलो चांदी और 19 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। आरपीएफ की फ्लाइंग स्क्वाड इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश किस मकसद से ले जाया जा रहा था। यूपी के गाजियाबाद के साहिबाबाद में गुरुवार रात पीपीई किट और मास्क बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में 14 लोग झुलस गए। घायलों का इलाज जारी है। एहतियातन आसपास की फैक्ट्री को खाली करा लिया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पश्चिम बंगाल के पोलवर में रात 9 बजे एक लकड़ी की फैक्ट्री में आग लग गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं के गुबार से अफरा तफरी मच गई। दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आग कैसे लगी अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले की एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 4 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। फायर ब्रिगेड ने बॉयलर फटने से लगी आग पर काबू पाया। राज्य के उद्योग मंत्री मेघपटी गौतम रेड्डी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में गुरुवार को हिमस्खलन हुआ। ये एवलांच हंग पार्क के पास आया। इसमें किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि हिमस्खलन कितने बड़े स्तर पर हुआ है। एवलांच को लेकर लोग चिंतित नजर आए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पिछले 3 दिनों में 1 फीट से ज्यादा बर्फबारी हुई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश हुई। भारी बारिश और बर्फबारी के बावजूद पर्यटक मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी की है। नोएडा के बरोला में 3 साल का रुद्राक्ष स्पाइनल मस्कुलर ऑट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रुद्राक्ष के मां बाप ने पीएम मोदी, सीएम योगी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर मदद की अपील की है। आज शाम क्वाड देशों की बैठक में किन मुद्दों पर होगी बात? क्वाड बैठक से पहले क्यों मची है चीन में खलबली? और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने सेना और आईएसआई पर क्या आरोप लगाए हैं? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आज शाम को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के क्वाड ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हिस्सा लेंगे और चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाएंगे। अमेरिका बैठक में उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न का मुद्दा उठा सकता है। आज होने वाली क्वाड समूह की बैठक से पहले ही चीन में खलबली देखी जा रही है। चीन ने शांति का राग गलाते हुए कहा है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का ध्यान रखा जाए। चीन को यह भी लगता है कि क्वाड समुद्र में चीन के आसपास अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है, जिसके भविष्य में उसे टारगेट किया जा सकता है। आज होने वाली क्वाड की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया में जापान के राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन से निपटने में जापान ऑस्ट्रेलिया का पूरा साथ देगा। जापान के राजदूत यामागामी शिंगो के मुताबिक कैनबेरा तेजी से आक्रामक चीन से निपटने में अकेले नहीं चल रहा है, हम उसके साथ हैं। एलएसी पर चीन से चल रही तानातानी के बीच राइफल फाइटर जेट्स की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात की जाएगी। चीन भूटान ट्राई जंक्शन के बेहद करीब हाशिमारा मेन ऑपरेटिंग बेस अप्रैल में बनकर तैयार हो जाएगा और माना जा रहा है कि फ्रांस से अगली रफेल लड़ाकू विमानों की खेप हाशिमारा में ही तैनात की जाएगी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान इन्फेंट्री बटालियन के हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। दोनों सेनाएं आतंकवादी अभियानों को लेकर अपनी विशेषज्ञता को एक दूसरे से साझा कर रही हैं। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम डस्टलिक 2 रखा गया है। पाकिस्तान के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने सेना और आईएसआई पर आरोप लगाया है। नवाज ने 2018 में सेना की मिलीभगत से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, जबकि अब्बासी ने कहा है कि आईएसआई बेशर्मी के साथ इमरान के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक वीडियो संदेश जारी कर सेना प्रमुख बाजवा पर बड़ा आरोप लगाया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि बाजवा समेत सेना के टॉप अधिकारी मेरी बेटी मरियम नवाज को धमकी दे रहे हैं और सीनेट अध्यक्ष और चुनाव में पीडीएम के उम्मीदवारों को वोट नहीं देने के लिए कहा जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूएई ने पाकिस्तान को कर्ज के रूप में दिए अपने $1 बिलियन वापस मांगे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने $1 बिलियन को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा किया था। पाकिस्तान को कर्ज लौटाने की डेडलाइन आज ही है। चीन की भारत के खिलाफ एक और साजिश सामने आई है। चीन की संसद ने अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के पास तिब्बत में यारलुंग जंगबो नदी पर एक बांध और जल विद्युत प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। म्यांमार में सेना के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। प्रशांत महासागर के ऊपर रूसी बॉम्बर Tu-95 ने भरी है उड़ान। और ग्लोबल टेंशन से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड।
म्यांमार में सेना की ताजा फायरिंग में 12 लोगों की हत्या हो गई। ये हत्याएं तब हुई जब एक दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने सेना से संयम बरतने को कहा था। 1 फरवरी को सत्ता पर काबिज होने के बाद से रोज म्यांमार में तख्ता पलट विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। म्यांमार में पिछले महीने हुए तख्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर फिर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टन ग्रेनेड से हमला किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए इनका प्रयोग किया गया। पिछले महीने से म्यांमार में चल रहे प्रदर्शन कई बार हिंसक हो चुके हैं और इनमें कई लोग मारे जा चुके हैं। रूस ने प्रशांत महासागर के ऊपर से 2 Tu-95 बॉम्बर और मिसाइल कैरियर उड़ाया। इस दौरान जापान के F-15 फाइटर विमान ने भी रूसी बॉम्बर्स का साथ दिया। Tu-95 एक बड़ा 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप संचालित बम वर्षक विमान है। ये 2040 तक रूसी एरोस्पेस फोर्सेस की सेवा करेगा। हांगकांग के चुनावी प्रणाली में बदलाव को लेकर अमेरिका ने चीन की कड़ी निंदा की है। साथ ही अमेरिका ने चीन पर हांगकांग के लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया। चीन की संसद में गुरुवार को हांगकांग की चुनाव प्रणाली में बदलाव के लिए वोटिंग की गई। वोटिंग के बाद अमेरिका की ओर से ये प्रतिक्रिया आई है। चीन के प्रधानमंत्री ली केखियांग ने कहा है कि चीन ताइवान स्वतंत्रता के उद्देश्य से अलगाववादी गतिविधियों का विरोध करता है, लेकिन क्रॉस स्ट्रेट संबंधों पर ताइवान के सियासी दलों के साथ किसी भी बातचीत का स्वागत करता है। चीन के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। चीन में बने हथियार को लेकर लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासे के मुताबिक चीन और पाकिस्तान मिलकर जो हथियार बना रहे हैं वो बेहद घटिया और निम्न स्तर के हैं। चीन के हथियार में आई समस्या से बांग्लादेश जूझ रहा है। चीन में उइगर समुदायों पर अत्याचार के विरोध में नीदरलैंड्स की संसद में आवाज उठाई गई। सांसदों ने बाकी यूरोपीय देशों से चीन के खिलाफ एक्शन प्लान बनाने की अपील की। नीदरलैंड्स ने चीनी कम्युनिस्ट शासन में उइगरों की मौत को नरसंहार करार दिया। सऊदी अरब ने मिलावटी खराब सामान और नकली ऑफर देने के आरोप में 184 चीनी वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ये वेबसाइट्स सऊदी अरब के बाजार को निशाना बना रही थी। सऊदी अरब के मंत्रालय ने इन सभी साइट्स को ब्लॉक कर दिया है। यमन में भारी संख्या में हूती विद्रोहियों के हथियार जब्त हुए। इनमें कई तरह के ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं। यही नहीं, इनमें लैंड माइन तैयार करने के तमाम उपकरण भी मौजूद हैं, जिनके सहारे हूती विद्रोही अपने मंसूबों को अंजाम देते रहे हैं।